अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल भट्ट एंड वेलकम टू दी आमोज़िश। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर पैनलिस्ट जनाब इकबाल साहब और हमारी कुछ ऑडियंस। नाज़रीन इकराम, आज 25 दिसंबर है और आज का शो कायदे आज़म स्पेशल एपिसोड है। मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपको कायदे आज़म की ज़िंदगी के उन पहलुओं से रोशनास करवा सकूं जो शायद इससे पहले हमारे अहाता इल्म में ना हो। लेकिन इससे पहले मैं अपनी ऑडियंस से 25 दिसंबर के हवाले से कुछ जानना चाहूँगा कि आप लोग 25 दिसंबर के बारे में क्या जानते हैं। कोई ऐसा अहम वाक़या जो 25 दिसंबर को रूनमा हुआ हो। कायदे आज़म पैदा हुए थे। यार इसी पे तो हमारा शो है, कायदे आज़म 25 दिसंबर को पैदा हुए। इसके अलावा तुम्हें क्या मालूम है वो बताओ। ईद साइयां ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं वो इस दिन क्रिसमस डे मनाते हैं। कोई और इसके अलावा? नवाज शरीफ पैदा हुए। ज़बरदस्त, बिल्कुल, साबिक प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। कोई और इसके अलावा? मेरे ख्याल से इंडिया वाले वाजपेयी। क्या आपको कंफर्म नहीं है ये? जी बिल्कुल, हिंदुस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी 25 दिसंबर को ही पैदा हुए थे। कोई और इसके अलावा? कनाडा के प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंट, ब्रावो, जस्टिन ट्रूडो, वेरी गुड। सर ये क्या बात है, अभी ये जितने भी लोगों के नाम आए हैं ये सभी 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं और इसके साथ ये सारे के सारे अपने मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं। तो क्या जो भी 25 दिसंबर को पैदा होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है कि देखिए कि एक मिनट में एक सेकंड में कहा जाता है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं। तो अगर ऐसा ही होता है कि 25 दिसंबर को पैदा होने वाला हर बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो फिर दुनिया में बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त फिर रहे होते। ये इंसान की अपनी काविश होती है और इसमें कुदरत कामला की भी कोई मर्ज़ी होती है कि अदरवाइज़ इंसान अकेला किसी भी मामले में कुछ भी यानी कि बजाते खुद वो आल इन आल नहीं है। उसके पीछे उसकी काविश होगी, मुस्तकिल उसकी मेहनत होगी, तो इस वजह से वो जाके PM के मरतबे पर फायज़ हुआ है जाके। अच्छा मैंने आइडिया सी। जी, तो चलते हैं अपने शो की जानिब। नाज़रीन कराम, कायदे आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची की एक बिल्डिंग वज़ीर मैंशन में पैदा हुए और उनके वालिद का नाम पूजा जिन्ना था और वो चमड़े का कारोबार करते थे। बचपन से यही सुनते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं। कोई नवी गल है तो दसो। यार बताने तो दो ना आगे। कायदे आज़म अपने हम असर नौजवानों से बहुत ज़्यादा ज़हीन थे। उस वक्त में जब लोग 20-20 साल की उम्र में मैट्रिक करते थे, कायदे आज़म ने सिर्फ 16 साल की उम्र में सिंध मदरसातुल इस्लाम से मैट्रिक पास किया। उस ज़माने में कराची में मुआशी सरगर्मियाँ अरूज पर थीं। उसकी वजह यह थी कि 1869 में खुलने वाली नहर स्वीज़ थी, जिसकी वजह से कराची का जो साहिल है ये यूरोप को मुंबई के साल से 200 नॉटिकल माइल्स करीब पड़ता था। मुंबई या मुंबई क्या है सही? पहले शहर का नाम बम्बई था, जिसको 1995 में बम्बई से मुंबई में तब्दील कर दिया गया। अच्छा चुनाचा कराची के इस ज़बरदस्त मुआशी तनाजुर के पस मंज़र में कायदे आज़म के वालिद मोहतरम पूंजा जना के एक दोस्त थे सर फ्रेडरिक ली क्राफ्ट। उन्होंने जब कायदे आज़म से मुलाकात की तो उन्हें मिस्टर जना, जो उर्फ़ आम में उनके लिए उस वक्त में वर्ड यूज़ होता था, तो उन्हें मिस्टर जना में एक ज़बरदस्त पोटेंशियल वाला नौजवान नज़र आया और उन्होंने कायदे आज़म को अपनी कंपनी ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में एक पोजीशन ऑफ़र की कि आप हमारे पास लंदन आएँ और आकर कारोबारी असरार और रमूज़ सीखें। ओहो, इन्ने औखे लफ्ज़ कित्थों आ जाते हैं? असरार जो सिर की जमा है और रमूज़ रमज़ की जमा है। इसका मतलब होता है छुपी हुई बात हो। यहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इसका मतलब होगा कि कारोबारी दाव पेच जो होंगे।
अच्छा अच्छा मैंने आइडिया अब कायद-ए-आज़म की वालदा ने जब ये सुना कि बेटा लंदन जा रहा है तो उन्होंने मुखालफत कर दी, लेकिन वालदा की मुखालफत के बावजूद कायद-ए-आज़म इंग्लैंड जाने के लिए कमर बस्ता थे। मतलब कमर बस्ता का मतलब होता है कि मुस्तकिल मिजाजी से किसी काम के लिए डट जाना, उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाना। अच्छा अच्छा मैंने आइडिया उनकी वालदा ने बेटे को लंदन भेजने से पहले उनकी शादी, उनकी कज़न थी कायद-ए-आज़म से 2 साल छोटी, और कायद-ए-आज़म की उस वक्त एज थी तकरीबन 16 साल, तो उनसे 2 साल छोटी थी उनकी कज़न से, मिठी भाई से उनकी शादी कर दी। हाँ हाँ ताकि मुंडा कुड़ियां दे चक्कर च ना पै जाए। उनके लंदन जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में 3 अहम वाक़यात रूनमा हुए जिन्हें उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। नंबर 1, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। नंबर 2, उनकी जो मिसिस थी मिठी भाई, उनका इंतकाल हो गया। और नंबर 3, उनके फादर के ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई चल रही थी, और ये कानूनी कार्रवाई भी एक वजह रही होगी कायद-ए-आज़म को इंग्लैंड भेजने के लिए। तो उनकी जितनी भी फैमिली प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी रिस्क पर आ गई। तो कायद-ए-आज़म ने उस कारोबारी फर्म को खैरबाद कहा और लिंकन्स इन को बैरिस्ट्री की पढ़ाई की गर्ज से ज्वाइन कर लिया। उदों सही सी ना एफए ना बीए ना 5 साल एलएलबी, सीधा ही बैरिस्ट्री। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने भी कुछ अर्सा अपनी अंग्रेज़ी इंप्रूव करने के लिए जो है क्रिश्चियन मिशन हाई स्कूल में दाखिला लिया था, ताकि आप अंग्रेज़ी सीख सकें और अंग्रेज़ों के साथ बातचीत कर सकें। ओहो अंग्रेजी का रखड़ कितना पुराना कायद-ए-आज़म ये च फंसे। नहीं, कायद-ए-आज़म तो देखें जब उन्होंने इस पे अबूर हासिल कर लिया तो अंग्रेज़ों को भी वो लाजवाब करते थे अंग्रेज़ी हवाले से। उन्होंने अपनी बैरिस्ट्री कंप्लीट की, वापस कराची आए, वालिद का मुकदमा लड़ा और जीत गए। इसके बाद वो 3 साल तक कराची में रहे और फिर वो मुंबई चले गए, क्योंकि कराची में उनकी प्रैक्टिस इतना ख़ास चली नहीं थी। मुंबई जाकर उन शोहरत उस वक्त नसीब होना शुरू हुई जब 1990 में उनका तकर्रुर मुंबई एडवोकेट जनरल के तौर पर हुआ। एडवोकेट जनरल एक और औखा लफ्ज़। इसका मतलब है सरकारी वकील जो होता है। अच्छा अच्छा मैंने आइडिया थी। कायद-ए-आज़म की सियासी ज़िंदगी का आगाज़ दिसंबर 1904 में हुआ, जब उन्होंने कांग्रेस का 20वां सालाना इजलास जो है उसमें शिरकत की। और इसके बाद कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी का एक लंबा सफ़र है, एक लंबी जो है वो सियासी जद्दोजहद है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मौरज़े वजूद में आया। हमारा आज का शो करने का मकसद ये नहीं था कि हम कायद-ए-आज़म की उस सियासी ज़िंदगी को, उस सियासी जद्दोजहद को जो है वो दोबारा से रिपीट करें, उस बारे में बहुत सारा काम हो चुका हुआ। लेकिन हम ये चाहते थे कि हम कोई ऐसी बात करें जिससे ये पता चले कि कायद-ए-आज़म इल्म के हवाले से क्या ख्यालात रखते थे और इस्लाम के हवाले से। कायद-ए-आज़म का कहना था हमें अलहदा वतन इसलिए नहीं चाहिए कि हमने उस पर हुकूमत करनी है, बल्कि हमें ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा चाहिए जिसे हम इस्लाम की तजुर्बा गाह बना सकें और दुनिया को बता सकें कि एक प्रैक्टिकल मुसलमान आखिर होता कौन है और किस तरह से इस्लाम की प्रैक्टिस की जा सकती है, इस्लाम की सही रूह क्या है। तो कायद-ए-आज़म ने कभी भी नहीं ये कहा कि मैं सेकुलर हूँ या हमें सेकुलरिज़म की तरफ जाना चाहिए, बल्कि उनका तो ये कहना था कि मगरिब के मुआशी निज़ाम ने इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल जो हैं वो पैदा किए हैं। और उनका ये भी कहना था बरसगीर में 2 कौमी नज़रिए का वजूद उसी दिन आ गया था जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। एक मशहूर वाक़या है, उसका हम जिक्र करते हुए फिर क्लोजिंग की तरफ जाते हैं कि एक दफ़ा एक मजमे में कायद-ए-आज़म जो है वो तकरीर कर रहे थे, तो एक हिंदू नौजवान लड़का वहाँ पे आ गया। उसने कायद-ए-आज़म से पूछा कि आप अलहदा वतन क्यों चाहते हैं, हम सदियों से साथ साथ रह रहे हैं, तो आप ये मुतालबा क्यों करते हैं कि हम अलहदा हो जाएँ। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि तुम्हारी बात का मैं जवाब देता हूँ। उन्होंने पानी का एक गिलास मंगवाया। पानी का गिलास मंगवा कर कायद-ए-आज़म ने उसमें से थोड़ा सा पानी पिया और बाकी पानी उस लड़के को दे दिया। उसे कहा इसे पियो। लड़के ने कहा मैं नहीं पी सकता। तो आपने कहा इसीलिए हम एक अलहदा वतन चाहते हैं, हम में और आप में ये फ़र्क है। अब हम चलते हैं अपने सीनियर पैनलिस्ट जनाब इकबाल साहब की जानिब, जो हमें कायद-ए-आज़म के कुछ फरमूदात सुनाएंगे
एक मैं सुना देता हूँ, बाकी फिर हम सर से सुन लेते हैं। आप तालीम पर पूरा ध्यान दें, अपने आप को अमल के लिए तैयार करें। ये आपका पहला फरीज़ा है। आपकी तालीम का एक हिस्सा ये भी है कि आप दौरे हाजिर की सियासत का मुतालिया करें। ये देखें कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हमारी कौम के लिए तालीम मौत और ज़िंदगी का मसला है। दुनिया में दो कुफ्ते हैं, एक तलवार और दूसरा कलम। नाज़रीन किराम, इसी के साथ मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी एफ़र्ट्स पसंद आ रही हैं तो हमारे शो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पाकिस्तान जिंदाबाद।